अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी पहले एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। रावलपिंडी में जीएचक्यू के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, 9 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 13 अफराद जाम बहक। हुकूमत सख्त फैसले करने के लिए तैयार है, वजीर आजम का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फोन। वफाकी काबीना को नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर चौधरी निसार की ब्रीफिंग। तालिबान से मुज़ाकरात होंगे लेकिन मुल्क की सलामती की कीमत पर नहीं, वजीर दाखिला की बन्नू में वजाहत। तीसरे खलीफा राशिद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के बैंक अकाउंट की तफसीलात। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के खिलाफ क्या मौजूदा कवानीन काफी नहीं? जी, आज के साथ सबसे पहला मौजू जो हमला हुआ आज रावलपिंडी में, शम्स साहब, एक बार फिर हमने देखा कि बन्नू के बाद रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर दिया गया। हाँ, एक के बाद दीगरे हमले हो रहे हैं। बन्नू में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया और रावलपिंडी में भी। बिल्कुल, रावलपिंडी में तो जीएचक्यू के करीब जी धमाका हुआ है, खुदकुश हमला था। जी, खुदकुश हमला कहा जा रहा है, लेकिन उसको पहुंचने नहीं दिया गया हमलावर को करीब अपने टारगेट के। जब उसे चेक किया गया तो फट गया, तो गाड़ी फट गई उसकी। यानी अब जुज़वी कामयाबी, यानी जुज़वी कामयाबी तो बहरहाल उसकी है कि भाई उस इलाके में पहुंच गया, लेकिन जो उसका टारगेट था उसको नहीं पहुंच सका। शम्स साहब, चौधरी सगीर साहब जिन्होंने सुबह से अब तक कवरेज की है हमारे साथ मौजूद है और उनसे बात कर रहे थे। जी, अस्सलाम वालेकुम सगीर साहब। जी वालेकुम सलाम। सगीर, क्या हुआ भाई आज? कैसे यानी वाकया जो है किस तरह देखा आपने इसको, क्या तहकीक है आपकी? जी शामी साहब, ये सुबह तकरीबन कोई 7:40 पे ये वाकया रिपोर्ट हुआ है और जो इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी हुई है उसके मुताबिक भी ये कहा गया है कि ये वाकया जो है 7:40 पर जो है वो पेश आया। ये इंतहाई हसास तरीन इलाका है आर्य बाजार का और ये जीएचक्यू से कितने फासले पर है? जी बिल्कुल, इसका फासला चंद गज पे है जहां पर ये धमाका हुआ। जीएचक्यू की ये बुनियादी तौर पर बैक साइड पिछला मेरा, क्योंकि आगे तो पेशावर रोड आ जाती है ना उसका। शामी साहब, मैं अगर इसका तजुर्बा आपको बताऊं तो ये चूंकि पेशावर रोड वाला जो आप इलाका कह रहे हैं वो उसकी फ्रंट साइड है, यहाँ से इंटरेस्ट है उसकी। और ये जो यहाँ से खुदकुश हमलावर दाखिल हुआ और जहाँ पर धमाका हुआ वो बुनियादी तौर पर जीएचक्यू की बैक साइड है। और इसमें अगर देखा जाए तो जीएचक्यू के अलावा जहाँ पर एमटी बटालियन है, इसके अलावा एफडब्ल्यू का दफ्तर है, सीएमएच है, सीएसडी हेडक्वार्टर है, इंतहाई हसास इमारतें हैं ये। दफ्तर भी थोड़े फासले पर ही है। जी बिल्कुल, ये सारी जो इमारतें हैं बिल्कुल आपस में ट्विन है, जुड़ी हुई हैं। तो उसकी रिसाई इसलिए नहीं हुई कि इस जहां पर वो उसने खुद को धमाके से उड़ाया वहां पर चंद गज के फासले पर मिलिट्री पुलिस की एक चेक पोस्ट है जहां पर लोगों की तलाशी की जा रही थी। और ये जो यहाँ से लोग जो है वो पैदल गुजरते हैं बुनियादी तौर पर। ये जो सिक्योरिटी एहलकार है, जब ये ड्यूटी उनकी चेंज होती है, चेंज होने वाले और जो नई ड्यूटी के लिए आने वाले लोग हैं उनके सामने ही एक रहायशी बारक है, वहां से रहायशी बारक से वो निकलकर पैदल ही यहाँ पर जीएचक्यू पहुंचते हैं। तो ये पैदल कुछ लोग आ रहे थे, कुछ ड्यूटी खत्म करके जा रहे थे और जब उसको मौका नहीं मिला तो फिर उसने सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान खुद को धमाके से उड़ाया है। और अभी जो है वो 9 आर्मी एहलकार जो इसमें शहीद हुए हैं, कुल 13 जाँ बाक हुए हैं, जिसका रिपोर्ट है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ये जो चार जो है वो सिविलियंस हैं और 9 जो है फौजी एहलकार हैं।
जी बिल्कुल इसी तरह है। 9 जो आर्मी एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं और 13 में से 4 जो हैं वो सिविलियन हैं। 34 कुल जख्मी हुए हैं और जख्मियों में भी 15 जो हैं वो आर्मी के एहलकार हैं और उनका इलाज मुआवजा जारी है। और इस हवाले से जो मजीद तहकीकात हुई हैं उसमें ये पता चला है कि ये जो हमला होना था ये ईद उल मिलाद नबी रावलपिंडी में बहुत बड़ा मरकजी जुलूस था, उसमें बुनियादी तौर पर इसकी तैयारी की गई थी, लेकिन चूंकि वहां पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम थे, टेलीफोन सर्विसेज बिल्कुल बंद थी, वहां पर वो कामयाब नहीं हो सके, तो उन्होंने यहाँ पर इसको फिर टारगेट किया है और इस टारगेट को भी बुनियादी तौर पर मगर उन्होंने जगह तो नहीं किया होगा, उस दिन करने का प्रोग्राम होगा कि ईद मिलाद के दिन करेंगे, उस दिन नहीं हो सका तो आज कर लिया। जी शामी साहब बिल्कुल, चूंकि खुदकुश बमबार की सुबह 6 बजे अलर्ट कर दिया गया था GHQ पूरे को और यहाँ पर मामूल से हटकर चेकिंग हो रही थी। इवन के ये इत्तला मिल चुकी थी कि कोई ऐसी हरकत होने वाली है। जी बिल्कुल, और उसकी वजह यह है कि आज जो स्कूल एक FG स्कूल है उसके नजदीक ही वहां पर जो स्कूल आने वाले बच्चे हैं इवन के वहां पर उन बच्चों के जो बैग हैं, स्कूल बैग हैं, उनकी भी तलाशी ली जाती रही। तलाशी इस कदर सख्त थी तो तमाम सिक्योरिटी मेजर्स तो वहां पर लिए गए, क्योंकि यहाँ पर एक चीज जो है वो बयान करना बहुत जरूरी है कि ये GHQ आबादी के साथ बिल्कुल अटैच है और जो कि बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और 2007 में भी हमने देखा कि इसी मुकाम पे इसी नौयत का एक धमाका हुआ था और उससे जो है वो बहुत जानी नुकसान हुआ था। जी बहुत शुक्रिया सगीर आपका, आपने डिटेल बताई। हम सब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी आज रावलपिंडी में होने वाले खुदकुश हमले की जो GHQ के करीब किया गया। शम्स साहब आज इस हवाले से वज़ीर आज़म ने भी फोन किया, COS साहब वज़ीर आज़म ने कहा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फोन किया और कहा कि भाई सख्त फैसले जो हैं वो करने पड़ेंगे। और आज तो क्योंकि कैबिनेट का इजलास भी था जिसमें जो हमारी नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो भी ज़ेर बहस आनी थी, उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि हम ये आज इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फाइनलाइज नहीं किया जा सका। बहरहाल साहब ये सख्त फैसलों से मुराद के सख्त फैसले दीजिए कि जो कुछ भी करना पड़ा फिर करेंगे। आप ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई आपके मुंह पर थप्पड़ मारता चला जाए और आप खाते चले जाए। बिल्कुल शम्स साहब, जो कल है बन्नू में भी इसी तरह, बन्नू में इससे पहले वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस थे। देखिए वहां छौनी से FC वाले जाते हैं और उसमें शुमाली वजीरिस्तान की तरफ और दूसरे इलाकों की तरफ हफ्ता और इतवार को। और ये भी मैंने बताया मुझे गया कि कर्फ्यू लगा होता है जब ये मूव कर रहा होता काफी, और वहां भी हमला हो गया। वहां देखिए बात यह है कि कैसी अजीब सूरत हाल है कि ये कहा जा रहा था कि ये क्योंकि गाड़ियां मौजूद नहीं है FC के पास, इसलिए प्राइवेट इंतजामात किए जाते हैं और एक प्राइवेट गाड़ी जो थी उसके अंदर ये धमाका खेज मवाद मौजूद था और उसने ये सितम ढा दिया। अब बड़ी अजीब बात है कि जो वहां की इंतजामिया सिविल इंतजामिया है, उसके वो कमिश्नर, उनका बयान आ रहा था कि हमें तो मालूम नहीं है, ये तो अस्करी हुक्काम जो है वो गाड़ियां लेते हैं और किन से लेते हैं हमें इस बारे में कोई एतमाद में नहीं लिया जाए। हमारे इसमें कोई रोल नहीं। शम्स साहब आज जब चौधरी निसार वहां गए तो उन्होंने वहां पे एक बात की, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी लैब्स है वन और इसकी 2 सतह पे तहकीकात हम करवाएंगे। हाँ, जिस सतह पर भी तहकीकात कर लीजिए कि गफलत हुई है, कोताही हुई है या कुछ दानिस्ता चशमपोशी हुई है। देखिए ये इस मामले में तो आप एक 100 का एक हिस्सा भी रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, ये जो इस तरह की वारदातें होती हैं तो आंख झपकते हो जाती है, क्योंकि जो हमला आवर है वो चौकस है और जहां आपको थोड़ी सी ऊंघ आई वो अपना वार कर गया। तो शम्स साहब मज़ाकरात का अब क्या बनेगा? अब नहीं, मज़ाक के बाद पहली बात तो ये है कि जो तालिबान हैं उनके तर्जमान की तरफ से ये बात कही गई है कि हमने जो कार्रवाइयां की उनको उन किया उन्होंने, बिल्कुल, और कहा है कि हम ये अपना इंतकाम ले रहे हैं। और एक बात तो बड़ी उन्होंने कही कि ये हमने हकीमुल्लाह महसूद की नहीं बल्कि वलीउर रहमान की, अच्छा, वलीउर रहमान की का इंतकाम ले रहे हैं, जिन्होंने, वो कहते हैं जिन्होंने जो जंग जो थी हमारी उसको कबायली इलाकों से बाहर निकाला, गोया उन्होंने प्लानिंग की, उन्होंने इसको फैला दिया पूरे पाकिस्तान में और उनको जो टारगेट किया गया वो अमेरिका के साथ मिलकर
ड्रोन हमले के जरिए मारा गया, उनका हमने इंतकाम लिया। अब बात यह है कि वलीउर रहमान जो है, उनकी हलाकत आज तो हुई नहीं, न कल हुई है, वो तो हकीमुल्लाह महसूद से पहले का वाकया है, और मेरा ख्याल है कि उस वक्त तो हुकूमत भी नहीं थी PMLN की। ठीक। अब एक तो उन्होंने ये कहा है कि हम सिविलियंस को अटैक नहीं करते, बड़ी अजीब बात है। यानी पहली बार ये उनकी तरफ से इस तरह की बातें कही जा रही हैं, और ये जो अटैक सिविलियंस पे होते हैं ये तो हमारे दुश्मन करते हैं ये। अच्छा। और यानी वो हमारे खिलाफ हमारा इमेज जो है खराब करने के लिए काम करते हैं। इससे पहले इस तरह की बात नहीं की गई, इससे पहले ऊन किया जाए बहुत सारी वारदातों को। और एक बयान जो है वो मुल्ला उमर का भी गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई हम ये अगवा व तावान की जो वारदातें हैं जी, या सिविलियंस को टारगेट करने की जो वारदातें हैं, बेगुनाह लोगों को जो कत्ल करने की वारदात, हम इसमें शरीक नहीं हैं। शम्स साहब, इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो रावलपिंडी में धमाके की जगह पे मौजूद है, तो वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे प्रोग्राम के दरमियान में आएगी, मैं वो भी आपको बता दूं। ठीक है। तो अब फिर ये एक उनकी नई हिकमत अमली है जी। यानी अब सिक्योरिटी फोर्सेस को वो टारगेट कर रहे हैं। ठीक। और एक हमले पे दूसरा हमला, ताबड़तोड़ हमले जो है, तो इससे जाहिर है कि जो मुज़ाकरात की फजा है वो मुतासर होगी। और अब अगरचे के तालिबान की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि हमने आप नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, और हुकूमत साबित करे कि वो बाइख्तियार है। वो कैसे? हाँ, यानी बाइख्तियार से मुराद जो समझते हैं, उनका ख्याल ये है कि या तो ये फौज जो है फैसले करती है, या अमेरिका के साथ मिलकर फैसले होते हैं। वो इंडिपेंडेंटली ये अपनी तय करे अपने क्रेडेंशियल्स, वो कैसे तय करे। यानी अगर तो तालिबान की बातें मान ले तो फिर आजाद है, और अगर ना माने तो फिर गुलाम है। बहरहाल ये जो हमारे दोस्त हैं, इनको ये समझना चाहिए कि अल्टीमेटली ये किस टारगेट पर है, क्या हासिल करेंगे। शम्स साहब, जब ये मुज़ाकरात APC ने फैसला किया था तो आपने एक बात उस वक्त कही थी, वो बात ये थी, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, आपने कहा था कि ये लंबा सफर है और बम्पी रोड का सफर है। हाँ, ये बम्प सब ज्यादा नहीं हो गए? नहीं, बम्प तो बहुत ज्यादा हो गए। देखिए, वो कह रहे हैं कि हम खिलाफत कायम करेंगे, और खिलाफत कैसे कायम करेंगे। देखिए, इस वक्त जो गुज़श्ता कई सालों से यहां सिलसिला चल रहा है, और जिस तरह आप देखिए, उससे पहले हमारे जो मीडिया के कारकुन हैं, एक्सप्रेस न्यूज के कारकुनों को निशाना बनाया गया कराची में, उसका अपना एक रद्द-ए-अमल पैदा हुआ। अब ये सारी वारदातें जो हो रही हैं, उनका एक रद्द-ए-अमल हो रहा है, और उस रद्द-ए-अमल से मुज़ाकरात की फजा खराब हो रही है। अगरचे कि ये भी देखिए, एक बात बड़ी यकीन से नहीं कही जा सकती कि भाई ये कौन सी वारदात जो है वो तालिबान ने की है, और कौन सी वारदात किसी और ने डाल दी है। ठीक। उनकी नकाब ओढ़कर कुछ और अनासर भी अपना लुच तल सकते हैं, ये बात अपनी जगह है। लेकिन बहरहाल बड़ा फरीक क्योंकि वो हैं, और उनको मुज़ाकरात करने हैं या मामलात को तय करने की कोशिश करनी है, तो उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है जी, जितनी के पाकिस्तान के दूसरे शहरियों की है। और शामी साहब, इस वक्त इमरान खान साहब मौजूद हैं रावलपिंडी में, और वहां पे वो उस जगह का विजिट भी करेंगे, और वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, उनसे वो बात कर रहे हैं, उनकी तरफ चलते हैं। सख्त हम सब तकलीफ में हैं। कल बनू के अंदर हमारे फौजी शहीद हुए, आज ये इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, अमन के लिए दुआ करते हैं। ख़ास तौर पर मुझे जो पता चला कि वहाँ एक 4 बहनों का एक भाई मारा गया। अफसोस ये है कि अभी तक गवर्नमेंट की ये 9वां महीना है, कोई 8वां महीना है, कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है इसके ऊपर क्या करना है। आखिरी हम मिले थे 9 सितंबर को, जब फैसला हुआ था डायलॉग का, कोई किसी को नहीं पता कि क्या डायलॉग हुआ क्या नहीं हुआ। क्या एक ड्रोन, जब डायलॉग को इंटीरियर मिनिस्टर ने खुद कहा कि ड्रोन अटैक करके तबाह किया गया, उसके बाद क्या हुआ हमें किसी को नहीं पता। पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर परवेज खटक 1.5 महीने से 2 महीने हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करने के लिए टाइम चाह रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुतासर सूबा है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है। पता नहीं किसके लिए टाइम है, क्योंकि सबसे अहम मसला पाकिस्तान में है कि ये जब तक हम इस दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं करेंगे, मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। खुद स्टेट बैंक कहता है कि मुल्क को जो नुकसान हुआ है इसका,
इस कौम को एक जानी नुकसान अलहदा हुआ है, जो माली नुकसान हुआ है वो जो एड है वो उसके मुकाबले में कई गुना ज्यादा नुकसान हुआ है। तो हमें कोई समझ नहीं आ रही कि क्या पॉलिसी है, आगे क्या बढ़ना है। हम बहरहाल अपनी पार्टी की अब पॉलिसी पार्टी को मीटिंग बुलाने लगे हैं और आपस में अब डिस्कस करते हैं कि हम एक पॉलिसी पेश करें कि इस दलदल से कैसे निकलना है। जी, आप देख रहे थे इमरान खान साहब रावलपिंडी में GHQ के करीब जो धमाके की जगह थी वहां मौजूद थे और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद हम दोबारा अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए नुक्ते नज़र। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, आप बता रहे थे जो तालिबान यानी अब भी पॉजिटिव हैं, कह रहे हैं कि हम जा सकते हैं मुज़ाकरात के लिए, वो दे रहे हैं। तो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई डेवलपमेंट वाज़ेह नहीं है, हुकूमत करेंगे। ये जो मुज़ाकरात है ना जी, ये इस तरह तो होने नहीं है कि दो फरीक आके बैठे मेज पर और उन्होंने एक दूसरे से गुफ्तगू कर दी। ठीक, ये कोई अयूब खान के और अपोजिशन के मुज़ाकरात नहीं है और ज़ियाउल हक के और बेनज़ीर भुट्टो के मुज़ाकरात नहीं है। ठीक, और ये मुशर्रफ साहब के और बेनज़ीर भुट्टो के या ज़रदारी साहब के मुज़ाकरात नहीं। ये मुज़ाकरात तो एक पेचीदा अमल है, इसलिए कि तालिबान की जो क़यादत है, एक तो बहुत सारे तालिबान के धड़े भी मौजूद हैं, उनके नाम से काम करने वाले मौजूद हैं, लेकिन जो उनकी क़यादत है, अगर उसी जो बड़ा तहरीक तालिबान पाकिस्तान मौलवी फजलुल्लाह साहब जिसके इस वक्त अमीर हैं, उन्होंने कहा चौधरी निसार अली ने कि क़यादत तो जनाब बैरून मुल्क बैठी हुई। अगर फजलुल्लाह साहब अमीर हैं तो वो पाकिस्तान में नहीं है, अगर क्या है वो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, वो अफगानिस्तान में बैठे हुए, उनके साथ कैसे मुज़ाकरात हो। फिर यह कि पाकिस्तान में वो मतलूब है, उन पर मुकदमे कायम हुए। अभी तो आप देखिए लेटेस्ट मुकदमा तो उन पर कायम हुआ चौधरी असलम के कत्ल का। तो अब एक ऐसा शख्स जो मुकदमात में मतलूब हो, जिस पर इल्जामात लगाए जा रहे हों, जो पाकिस्तान में ना हो, वो कैसे आके आप मेज पर बैठ जाएगा। और मेज पर आप कैसी मेज सजाएंगे, एक तरफ वजीर आजम को बैठाएंगे या अपोजिशन लीडर को बैठाएंगे या मौलाना समीउल हक को बैठाएंगे या फजलुर रहमान को बैठाएंगे या हज़रत इमरान खान को बैठाएंगे, कौन बैठाएंगे। तो ये मुज़ाकरात उस तरह के नहीं हैं, ये इनके नतीजे में एक फजा पैदा होनी है। ठीक, मुज़ाकरात होंगे और ये मुख्तलिफ सतहों पर हो सकते हैं जी। और बहुत से लोग जो इन मामलात को करीब से देख रहे हैं, उनका कहना यह कि ये मुज़ाकरात लोकल सतह पर होने चाहिए पहले। ठीक, यानी लोकल जो कमांडर्स हैं तालिबान के, वो जो वहां के हुक्काम है उनसे बातचीत करें, क्योंकि यहां कोई इंतकाल इख्तिदार तो होने नहीं जा रहा। बिल्कुल, यहां तो अमन कायम होना है। देखिए, तालिबान की भी कुछ जरूरतें हैं। एक जरूरत यह है कि उनके कैदी हैं, ठीक, वो चाहते हैं वो छुड़वाए, उनको छुड़वाना। दूसरा यह है कि उनके बहुत से लोग हैं जिन पर मुकदमात हैं, उनके लिए चाहते हैं कि वो मुकदमात का खात्मा हो। और तीसरा यह है कि बाकी बातें तो बात की, फिर जो नारे खिलाफत के और निज़ाम इस्लाम के, वो तो बात की बात है। ठीक, तो ये पहला तो एक माहौल पैदा, वो माहौल पैदा कैसे होगा। यानी आप पेशगी अगर शराइत मान लें, फर्ज कीजिए, तो फिर मुज़ाकरात किस लिए होंगे। तो मुज़ाकरात के जरिए से आपने रास्ता निकालना है और एक स्पेस देनी है इन लोगों को जो बंदूकें उठा के लोगों पर अपना हुक्म मुसल्लत करना चाहते हैं। उनको ये कहना कि आप आइए और बंदूकें रखिए और पॉलिटिकल प्रोसेस में शरीक हो जाइए जी। जिस तरह के बहुत से मुसल्लह गिरोह पाकिस्तान में पहले भी हो चुके हैं। आपको देखिए, जुल्फकार जो है, बिल्कुल, उसने भी एक तो धमाके किए और कितनी बड़ी मुसल्लह तंजीम थी, और वो पख्तून ज़ल्में जो थी, जो अजमल खट्टक साहब की जी, उसकी क्या हकीकत वो भी आपके सामने है। तो ये अगरचे वुसअत पकड़ गई है और इसकी कार्रवाइयां भी बहुत हैं, लेकिन अगर आप उसके अंदर जाएं, जौहरी फर्क नहीं है। तो तालिबान ने इन मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ स्पेस हासिल करनी है और पाकिस्तानी हुकूमत नहीं है, उसने एक अमन सुकून हासिल करना है। तो अब ये पहले इसके लिए बड़ा प्रिलिमिनरी वर्क होगा, एक उसके बाद कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे जी। कि जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि भी मुज़ाकरात अभी तक नहीं हुए, तो ये मुज़ाकरात कोई बसात बिछा के तो हो नहीं सकते। हमारे सलीम साफी साहब जो है, बड़े माशाल्लाह, यानी ये
तालिबान के अमूर पर बड़ी गहरी नजर है उनकी, वो तो अरसा से लिख रहे हैं कि भाई ये जो मज़ाकरात का बच्चा है ना, ये तो इमरान खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब और सैयद मुनव्वर हसन साहब और मौलाना समीउल हक साहब की गोद में डाल दिया जाए। ठीक कि लीजिए जनाब आप शुरू कीजिए। तो इमरान खान साहब पहले तो आज से एक हफ्ता पहले वो इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी ये बात कह दी। सलीम साफी साहब के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात उनसे कहलवा ली, और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो खुद भी इन्हीं खतूत पे सोच रहा था और इन लोगों से मैं बातचीत इनसे राब्ता करने को तैयार हूं। ठीक, इमरान खान साहब से, मौलाना फजलुर रहमान से, सैयद मुनव्वर हसन से। अब इमरान खान ने उस वक्त तो हामी नहीं भरी, आज वो ये कहते हैं कि वो इसमें एक रोल अदा करने को तैयार है। ठीक, तो अगर रोल अदा करने को तैयार है तो फिर नवाज शरीफ साहब को और उनको बैठना चाहिए और उनका रोल जो है जी वो उनके सपोर्ट कर देना चाहिए। तो शाम साहब, आज पॉलिसी भी तो आज पेश हुई हमारी काबिनेट, पॉलिसी तो कैबिनेट में पेश हुई है। देखिए एक बात में, लेकिन इससे पहले मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। इमरान खान साहब ने आज शिकायत की है कि जो खैबर पीके के वजीर आला है परवेज खट्टक साहब, वो 2 महीने से वो दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब जी। तो नवाज शरीफ साहब के बारे में ये खबर तो मालूम हुई कि वो खुद गाड़ी चलाते हुए बगैर किसी सिक्योरिटी गार्ड के हमारे भाई अताउल्लाह कासमी साहब के दफ्तर में पहुंच गए। ठीक, और वहां उन्होंने को घंटा गुजारा। तो भी अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर में इस तरह की मुलाकातें कर सकते हैं, तो परवेज खट्टक साहब से क्यों नहीं बातचीत कर सकते हैं, उनसे मिलने को तैयार क्यों नहीं? तो ये बात उनकी यकीनन माननी चाहिए और परवेज खट्टक साहब के साथ बैठकर जो कुछ भी मामलात हैं वो तय करने चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। ठीक, और ये एक मुज़ाकरात का ये भी एक तरीका है कि भाई आप बताइए कैसे आगे चलना है। ठीक, तो शाम साहब, पॉलिसी का मामला ये है जी कि ये जो नेक्टा है वो कुछ तैयार करता रहा है ड्राफ्ट, ये नेशनल के नेक्टा कैसे, नेशनल काउंटर टेररिस्ट अथॉरिटी, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी जी। ये जो अथॉरिटी है इसकी क्या अथॉरिटी है ये भी अभी तक मालूम नहीं। इसमें मुसीबत यह है कि जब हमारे यहाँ अदारे बनते हैं तो तरह तरह के लोग जो है उनमें भर्ती कर लिए जाते हैं या लाके बैठा दिए जाते हैं। मकसद जो है वो सिर्फ चंद जॉब्स क्रिएट करना हो जाता है। अब ये जो नेक्टा बनी इसने क्या किया है? अब चौधरी निसार अली साहब कह रहे हैं कि अब पॉलिसी जो है इसके 3 हिस्से हैं। एक तो ये सीक्रेट है एक हिस्सा, अच्छा, दूसरा स्ट्रेटेजिक है, तीसरा ऑपरेशनल है। और इसमें लोगों ने एक चौथा नुक्ता भी दाखिल करने की कोशिश की है, स्ट्रेटेजिक के और ऑपरेशनल के दरमियान एक मज़ाकरात का। अच्छा, बात ये एक खुफिया हिस्सा है। अब खुफिया हिस्सा क्या हमें मालूम नहीं, और वैसे मेरा ख्याल है जिनसे खुफिया रखना मतलूब है उन तक वो पहुंच जाएगा पहले। ठीक है। अब दूसरा ये स्ट्रेटेजिक है, स्ट्रेटेजिक क्या करना चाहते हैं, फिर ऑपरेशनल है, मज़ाकरात करेंगे या कार्रवाई करेंगे। तो ये सारी बातें जो सारी दिमाग खर्च हो रहा है, अब कैबिनेट ने इस पर गौर किया है, कोई हतमी नतीजे पे नहीं पहुंची। नया इजलास कब होगा? कहते हैं वजीर आजम ने कहा मुशावरत जारी रहेगी, तो कल ही करना चाहिए था दोबारा इजलास, ताकि इस मामले को तय किया जाता। और देखिए वो कहते हैं जी हम बनाएंगे रैपिड रिस्पांस फोर्स, ताकि तेजी से इस तरह की वारदातों को रिस्पॉन्ड किया जा सके और लोग वहां, ये दरअसल एक रेस्क्यू की कार्रवाइयां है ना। फिर इस तरह रिस्पॉन्स फोर्स क्या होगी? वो जो रिस्पॉन्ड करेगी ये फोर्स क्या करेगी? यानी वारदात के बाद करेगी या वारदात से पहले करेगी? लगता तो बाद में ही है। तो बाद में तो फिर रेस्क्यू 1122 हो गया। ठीक है, अगर पहले करेगी तो फिर उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होगा। उनको वो कहते हैं जी 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनको हम एक पेज पे लाएंगे और एक फोर्स बनाएंगे, उनका एक जॉइंट डायरेक्टरेट कायम करेंगे। पॉसिबल है वैसे? तो मैं ये समझने से कासिर हूं, ये 26 एजेंसी करती क्या है? ठीक, और ये क्यों 26 क्यों है? हाँ। इनकी तादाद भी कम होनी चाहिए। शुद्ध परेशान खाबे मनस कसरत ताबीरा 26 अगर एजेंसियां हैं छोटी बड़ी, तो ये क्या कर रही हैं भाई? बड़ी बड़ी एजेंसी ISI है, MI है, ये IB है, ये स्पेशल ब्रांचें हैं सूबों की। ये बुनियादी तौर पर तो IB को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। यहां जो सिविल एजेंसी है, और फिर उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे यहां जो उल्टी गंगा बह रही है, ISI जो है
وہ ایک پرائمری ایجنسی ہو گئی ہے جو کاؤنٹر انٹیلیجنس کی ایجنسی تھی, اور انٹرنل جو ہے سیکورٹی. پھر ان کے پاس اختیارات جو ہیں تفتیش کرنے کے نہیں ہیں, پکڑنے کے نہیں ہیں. اب کچھ قانون میں تبدیلی ہو رہی ہے, اس میں بھی کوئی کیا ہنگامہ ہوگا نہیں ہوگا. تو جو کچھ کرنا ہے ریپڈ رسپانس فورس جو ہے انٹیلیجنس کو آپ رسپونڈ کریں گے نا, بالکل. تو پھر ان کو پہلے آپ مربوط کیجئے, پھر آپ دیکھیے لوگ آپ کو چاہیے, پھر آپ کو اکوپمنٹ چاہیے. ابھی تو خبر آئی کہ جو چودھری نثار علی صاحب ہیں وہ اسپارکو سے بات کر رہے ہیں, وہ اس طرح کا نظام کر رہے ہیں, یعنی وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے, کہ تاکہ اسلحہ جو ہے اس کی موومنٹ کا پتہ چلا سکے. جی جی ٹھیک ہے شام صاحب, ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے آپ کے سوالات بھی پروگرام کا حصہ بنے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شامی صاحب, ہم نے دو موضوعات پر بات کرنی ہے, لیکن ایک موضوع جو ہم نے گھریلو ملازمین کے حوالے سے رکھا اس کو برخل کل پہ لے جاتے ہیں, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے آپ بتائیے. آپ نے بڑی دلچسپ چیزیں آج ڈسکور کی. عبدالستار خان صاحب ہیں, تحقیق و جستجو کرتے رہتے ہیں, انہوں نے ایک یہ میل بھیجی ہے. اچھا. اور بڑا ایک عجب واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سعودی عرب کا ایک بینک جو ہے اس میں حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ہے, اور وہاں ان کے نام پر رقم جمع ہوتی ہے. تفصیل اس کی کیا ہے, اس کا انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس کے بعد وہاں پانی کی قلت تھی, مسلمانوں کے لیے جو پانی کی ضرورت تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ کوئی ایسا کون سا شخص ہے جو ایک کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے ان کے پینے کے لیے. تو حضرت ایک یہودی جو تھا اس کا کنواں تھا اور وہ بہت مہنگے داموں پانی بیچتا تھا مسلمانوں کو. تو حضرت عثمان بن عفان جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, اور دو بیٹیاں رسول اللہ کی ان کے گھر میں تھی, یک کے بعد دیگرے, ایک انتقال کر گئی تو دوسری بیوی جو ہے, دوسری بیٹی جو رسول اللہ نے ان کے عقد میں دی, اس لیے ان کو عثمان ذوالنورین کہتے ہیں, دو نوروں والا. بالکل. تو حضرت وہ بہت امیر آدمی تھے, بہت بڑے تاجر تھے, اور اس زمانے کے حساب سے آپ سمجھیں کہ بھائی ایک لحاظ سے ارب پتی تھے. تو حضرت عثمان نے اس یہودی سے کہا کہ یہ کنواں جو ہے وہ مجھے بیچ دو. اب یہودی کا تو بڑا بزنس تھا وہ, اور آمدنی کا ذریعہ تھا. اس نے کہا نہیں میں تمہیں بیچوں گا. تو حضرت عثمان نے پھر اس کو تجویز پیش کی کہ تم ایسا کرو کہ آدھا کنواں مجھے بیچ دو, ایک دن تم پانی نکال لیا کرو, اس سے ایک دن میں پانی نکال لیا کروں گا. ٹھیک. اب یہودی نے سوچا کہ جب اگر ایک دن یہ پانی نکلے گا, مسلمان آئیں گے یا ان کا ہجوم زیادہ ہوگا اور حضرت عثمان کی وجہ سے, تو دوسرے دن بھی مجھے اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک. تو اگر میں آدھی قیمت ان سے لے لوں تو پانی بھی جو ہے زیادہ بکنا شروع ہو جائے گا, تو میرے کاروبار میں برکت پڑ جائے گی ایک لحاظ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے حضرت سے ہاں ٹھیک ہے چلیے. حضرت نے ان کو آدھے پیسے دے دیے, اور طے پایا کہ ایک دن حضرت عثمان اس کا پانی جو ہے استعمال کریں گے, اور دوسرے دن یہودی جو ہے وہ اس کا پانی استعمال کرے گا. ہو گیا. اب جب پانی اس طرح سودا ہو گیا تو حضرت عثمان نے پانی جو ہے اس کو مفت کر دیا, فی سبیل اللہ, کوئی قیمت نہیں ہے, جو آئے لے جائے. اب مسلمان جو تھے آتے اس دن پانی پیتے, اور اگلے دن کا پانی جو ہے وہ اپنے برتن میں بھر کر, وہاں برتنوں میں بھر کر لے جاتے وہاں سے. جب وہ اگلے دن کا پانی بھی لے جاتے تو یہودی کی آمدن کم ہو گئی, کیونکہ اس دن لوگ کم آتے کنویں پر. تو بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا چلیے یہ میرا آدھا حصہ جو ہے یہ بھی تم خرید لو. ٹھیک. اور پورا کنواں جو ہے وہ حضرت عثمان کو بیچ دیا, اور وہ مسلمان اس سے پانی حاصل کرتے رہے. جی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا اب یہ دیکھیے, اس میں کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کو ایک آدمی نے پیشکش کی کہ 2 گنا قیمت لے لیں اور آپ اب کنواں بیچ دیں. ٹھیک. انہوں نے کہا نہیں, مجھے اس سے زیادہ پیشکش ہے.
उन्होंने कहा मैं 3 गुना देता हूं, नहीं मुझे इससे भी ज्यादा ऑफर है। उन्होंने कहा 4 गुना देता हूं, उनका इससे भी ज्यादा ऑफर है। उन्होंने कहा क्या है, वो आदमी पेशकश बढ़ाता रहा, उन्होंने कहा नहीं मुझे इससे ज्यादा। उन्होंने कहा ये क्या है, मैं 10 गुना देने की पेशकश कर रहा हूं। उन्होंने कहा नहीं, जो आपको 10 गुना कौन दे रहा है? उन्होंने कहा है वो भी। कहा वो कौन है? उन्होंने कहा मेरा रब है, जो मुझे 1 नेकी पर 10 नेकियों का सवाब देता है, तो ये कुआं नहीं बेचूंगा। अच्छा, ये मुसलमानों को सैराब करता रहा, इसके इर्द गिर्द एक खजूरों का बाग बन गया, और उस्मानी सल्तनत के जमाने में इसकी देखभाल होती रही बाग की। अच्छा, और बाद सऊदी हुकूमत के दौर में भी उस बाग की देखभाल होती रही। ठीक। और ये बाग म्यूनिसिपैलिटी में हजरत नाम के नाम पर रजिस्टर्ड था, और इसमें इसकी खजूरें थी, वो वजारत जो थी ज़राअत की, वो वहां से हासिल करती और फरोख्त करती। और ये जो आमदन थी खजूरों की, ये हजरत उस्मान के नाम अकाउंट खोलकर उसमें जमा होती रही। वाह, उनका नाम का अकाउंट कायम कर दिया गया वहां। अच्छा, जब हत्ता के इसमें एक इतनी रकम जमा हो गई कि अब एक मरकजी इलाके में वहां जमीन खरीदी गई है, फंदक उस्मान इब्ने अफान के नाम से होटल कहते अरबी, उनके नाम से एक 5 स्टार होटल कायम हो रहा है, और तवक्को ये है, अंदाजा ये है कि इसकी 5 करोड़ रियाल जो है इसकी आमदन होगी साल में। ठीक। और इस तरीके से वो जो उन्होंने उनका सदका है जारिया, उसको कबूल फरमाया अल्लाह ताला ने, और ये बरकत उसमें पड़ी, और उनका अकाउंट आज तक, और हजरत उस्मान बिन अफान का जो अकाउंट है जी, वो यहां भी मौजूद है और वहां भी मौजूद है, जहां हमें सबको जाना है बिला फिक्र। शाम साहब, कुछ खबरों की तरफ चले, और शाम साहब सबसे पहले तो एक बात कि आज पाकिस्तान मैच जीत गया है, ये मेरे ज़हन में, आपको को खुशी की खबर भी आई। एक सवाल मेरे ज़हन में, वो मिसबाहुल हक जो हैं जी, आज तो उनकी तारीफ में हमारे कसर उस्मान साहब हैं, उन्होंने कहा जनाब ये तो बेस्ट कैप्टन है, ऐसा कैप्टन आया ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। ठीक। उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। ठीक। अगरचे उनके दोस्त और उनके जो साथी और कई उनके हासिद और फिर मीडिया में बैठे हुए तजिया, तो उनकी बड़ी खबर लेते रहे। शाम साहब, वैसे ये क्रेडिट जो है ज़का अशरफ साहब को जाना चाहिए या नजम सेठी साहब को जाना चाहिए? ये देखिए, ये इसका ताल्लुक वो कदमों से है। अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो कदम है ज़का अशरफ के, जी, वो मुबारक साबित हो। लग तो ये रहा। अच्छा, और सेठी साहब के कदम मुबारक नहीं थे क्या? शायद उनका जाना मुबारक हो। नहीं, देखिए भाई, हमारे आखिर कुछ भी हैं, हम हमारे इंडिया के है तो हमारे बेटी भाई तो है ना। कर्नल हनीफ साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शाम साहब, पिछले हफ्ते बात हुई थी ईदन होसिंग और डॉक्टर अमजद की। हाँ जी। उनकी तरफ से जो रद्द अमल आया है उसको सुन के आप बहुत हैरान होंगे कि वो कहते हैं जी जो आपकी रकम है प्रिंसिपल अमाउंट, वो आप अगले 24 चेक्स में ले लें अगले 2.5 सालों में। आप ये देखिए कि ये एक खुल्लम खुला मुआशी दहशतगर्दी है। वो प्रॉफिट के साथ या प्रॉफिट के बगैर? नहीं, विदाउट प्रिंसिपल अमाउंट, और वो भी किस्तों में, पहली किस्त 6 महीने बाद। अच्छा, चलिए जी, डॉक्टर अमजद साहब इस पर तवज्जो करें और इनकी कोई दादरसी करें, और इनकी कोई अच्छी आपकी जो रेपुटेशन है ना, बिल्कुल उसके मुताबिक कोई ये बात नहीं बनती नहीं है। ये बहुत बड़ा माशाल्लाह ग्रुप है और बड़ा डिपेंडेबल ग्रुप है। तवज्जो करें, कर्नल साहब जो है उनकी बात सुने। जी, शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तो कल तक के लिए हम अपने नाज़रीन से इजाजत देते हैं। अल्लाह के बाद।